नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 10 ज्योग्राफी के सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। और अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ, एनसीईआरटी क्लास 10 भूगोल का सफ़र। और हाँ, एक और बात आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो एमसीक्यूज लिए गए हैं ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अध्याय फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टानें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर प्रश्न और उसके उत्तर बताए जाएंगे डायरेक्ट आप लोग को। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो आप देखकर इसका आंसर बता सकते हैं कि सौर ऊर्जा। थर्ड क्वेश्चन है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, सेकेंड है खादर, थर्ड है रेगर और डी है बांगर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगर। इसका ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए खादर। क्वेश्चन नंबर 5 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए लाल मिट्टी। तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि लौह किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरण योग्य। तो याद रखिएगा लौह अनवीकरण योग्य संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सातवां क्वेश्चन है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो याद रखिएगा बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बांगर। तो याद रखिएगा बांगर की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 27% क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 27%। क्वेश्चन नंबर 10, समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 वर्ष में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कहते हैं? तो उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं विकास कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। और हाँ, जो अगला वीडियो आने वाला है क्लास 9 ज्योग्राफी का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसके हर अध्याय से 70+ एमसीक्यूज निकल रहे हैं और ये सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी के हैं। और इससे पहले क्लास 8 का कंप्लीट भूगोल का एमसीक्यूज करा दिया गया है एनसीईआरटी का, और ये आज क्लास 10 का है और अगला वीडियो क्लास 9 का होगा। और इससे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा जीएस के लिए जो 8 नंबर का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हांस का सही कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। थर्ड क्वेश्चन है कि वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाती हैं? तो ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त जाति का उदाहरण है? तो इनमें से लुप्त जाति का उदाहरण एशियाई चीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वन्य और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वन्य और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति के श्रेणी में नहीं आता? तो गुलाबी सिर वाली बत्तख, मोर, पर्वतीय बटेर, जंगली चींटीदार उल्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। और बाकी ये तीनों द क्रिटिकल प्रजाति के श्रेणी में आते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 9, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? तो इसे आप देखकर भी बता सकते हैं, लुप्त प्रजातियां। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लुप्त प्रजातियां, काला हिरन। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा IUCN, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो 1952 में भारत एशियाई चीता प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा एशियाई चीता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन विभाग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा बाघ परियोजना शुरू किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिमालय यव क्या है? तो याद रखिएगा हिमालय यव एक औषधीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। 1951 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे को। तो याद रखिए 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार पौधे प्रजाति को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबारी कबूतर। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य वन संरक्षण था। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो याद रखिएगा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 47,000। तो भारत में वनस्पतियों की 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इमली और आम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव को लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित कर दी और इसका उद्देश्य था कि शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत में 1951 और 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 में नदी घाटी परियोजना का कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा?
तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। तो याद रखिएगा, भारत में वन उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीता और बिल्ली दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? तो सामान्य जातियों से अभिप्राय है कि जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? तो ये लुप्त जातियों में शामिल है। तो याद रखिए, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त जातियों में शामिल हैं। और ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सागवान एकल रोपण के कारण। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त हुई सागवान एकल रोपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 है कि औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो औषधीय पौधे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग लाया जाता है? तो याद रखिएगा, टक्सोल नामक रासायनिक कैंसर बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए कैंसर, टक्सोल नामक रसायन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बांस के पौधे। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, मैंग्रोव वन क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। तो याद रखिएगा, मैंग्रोव क्षेत्र 40% लुप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पेड़ों की छाल से, पत्तियां, टहनियां। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के सभी भाग से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70% धरातलीय जल प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो याद रखिएगा, पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के केरल राज्य में है। अध्याय 3, जल संसाधन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर से। तो याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर से है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96.5%। तो याद रखिएगा, 96.5% विश्व में जल के कुल आयतन का प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5%। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। तो याद रखिएगा, मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। तो याद रखिएगा, यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूजल। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इसमें से चंबल, भाखड़ा नंगर, नागार्जुन, इंदिरा गांधी नगर नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। नवा प्रश्न है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न है कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? तो बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण, कृषि आधुनिकीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? क्वेश्चन 11, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन एक बार बोल दिया जा रहा, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। और किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15 कि इंदिरा गांधी नगर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नगर पश्चिमी राज्य को पेयजल उपलब्ध कराती है। ऑप्शन डी, पश्चिमी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत से। तो जल विद्युत से भारत में विद्युत उत्पादन लगभग 22% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल नवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन। और राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टांका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, भौम जल, वर्षण, सतही जल। क्वेश्चन नंबर 20, जल दुर्लभता का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण ना होना। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4 भाग धरातल का भाग जल से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा असमान वितरण। और कीटनाशक, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सभी जल की खराब गुणवत्ता का कारण हैं। और इसमें असमान वितरण ही है जो जल की खराबी गुणवत्ता का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर रहेगा जल जनित बीमारियां। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल झील। तो इसका आंसर हो जाएगा भोकाल झील। प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। और भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, तो नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं, नलकूप। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? तो जो वर्षा से प्राप्त जल होता है अलवणीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलवणीय, जिसमें नमक की मात्रा ना हो। और यमुना नदी किस 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली और इटावा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, दिल्ली और इटावा। यमुना नदी 2 शहरों से सबसे अधिक प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रह खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जल संभार प्रबंधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौम जल का दक्ष प्रबंधन, धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन। तो याद रखिएगा जल संभार प्रबंध, भौम जल का दक्ष प्रबंधन और धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई में। तो इसी प्रश्न के साथ अध्याय 3 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 4 पर। अध्याय 4 है कृषि। फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्पा। याद रखिएगा, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है, तो गन्ना रोपण कृषि का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल है इनमें से चना। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुनहरा रेशा जूट फसल को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जूट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा भारत के पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, तो धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा ए 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। और भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाय, याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल और गेहूं, क्योंकि भारत में चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन फलीदार फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा चना। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पामलू। तो याद रखिएगा मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को पामुल नाम से जाना जाता है, पामलू नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। और विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, याद रखिएगा विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। अध्याय 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। सेकेंड क्वेश्चन है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। तो याद रखिएगा झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज का अग्रणी उत्पादक है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कयांत्रित चट्टानें। तो याद रखिएगा कयांत्रित चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा थोरियम। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% इकाई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात। याद रखिए कर्नाटक के लौह अयस्क निर्यात। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। तो याद रखिएगा भारत को पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। आठवां क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं समुद्री जल से। तो याद रखिए मैग्नीशियम नमक तथा ब्रोमाइन समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। तो याद रखिएगा अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के लिग्राइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पादन में। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के लिग्राइट भंडारों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां की चट्टानें निम्न के समरूप तत्वों का यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज। तो याद रखिए खनिज चट्टानों के समरूप तत्वों का यौगिक है। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो याद रखिए प्रथम सीमेंट केंद्र चेन्नई में लगाया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा तथा झारखंड। इसका आंसर आप लोग देखकर भी दे सकते हैं। भारत के 60% इस्पात केंद्र उड़ीसा तथा झारखंड राज्य में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है कि टेलीफोन कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग है। तो इसका आंसर होगा चीनी। ये सब देखकर भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्रों के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाले एजेंसी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनएनसीसी। तो याद रखिएगा एनएनसीसी सार्वजनिक केंद्रों के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाले एजेंसी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में जूट उत्पादक किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो भारत में जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका आंसर होगा सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा SAIL सेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम प्रगलन। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। और 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी। इसका आंसर आप लोग देखकर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा D आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण है। और भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा A छत्तीसगढ़। और अगला क्वेश्चन है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। तो इसका आंसर होगा मुंबई। तो याद रखिए पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 भी कंप्लीट होता है। जब हम इसका कंप्लीट चैप्टर करेंगे तो उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो NCERT में प्रश्न दिए गए हैं सिर्फ उसे ही कवर किया जा रहा। अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इस चैप्टर से टोटल 41 शायद MCQs हैं, तो उसे भी तुरंत ही कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ड व लिफाफे। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा D उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्मागाओ। तो याद रखिएगा मार्मागाओ समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। और भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है। तो स्थल परिवहन का प्रकार हो जाएगा रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण
हानियों तथा देरी को घटाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। तो याद रखिएगा पाइपलाइन परिवहन का साधन है जो वाहनोत्तरण हानियों तथा देरी को घटाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो याद रखिएगा 6 भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजमार्ग। तो याद रखिएगा महाराजमार्ग राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क कहलाती है। और निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो दिल्ली और अमृतसर राजमार्ग संख्या 1 आपस में जोड़ते हैं दिल्ली और अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को सड़क शहर से जोड़ने वाली सड़क किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो इसका आंसर होगा जिला मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, अन्य सड़कें। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य सड़कें। ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क अन्य सड़कें के अंतर्गत में आती हैं। और निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है? तो इसका आंसर है ग्रामीण सड़क को। तो याद रखिएगा ग्रामीण सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से 12मासी सड़कें कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की सड़कें तथा कच्ची सड़कें दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक है? तो रेल परिवहन व्यापार, भ्रमण तथा दीर्घ यात्राएं, लंबी दूरी एक दूरी तक सामान का परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाक संचार यानी डाक संचार। क्वेश्चन नंबर 18 कि मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई रेल गाड़ी ने कितना किलोमीटर की दूरी तय की? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। तो मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई सबसे पहले रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलचर पोरबंदर। तो याद रखिएगा सिलचर और पोरबंदर दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। और रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भू आकृतिक कारक, आर्थिक कारक, प्रशासकीय कारक। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। याद रखिएगा देश में पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख साधन 1 हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु परिवहन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या फर्स्ट निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद एवं हल्दिया। याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट इलाहाबाद एवं हल्दिया स्थानों के बीच नौका गम्य में है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि देश के प्रमुख संचार साधन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस तथा सिनेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा हो सकता है। समुद्री मार्ग के द्वारा भी, स्थलीय मार्ग और हवाई मार्ग के द्वारा भी। अगला क्वेश्चन है कि जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो याद रखिएगा जल परिवहन के 2 प्रकार हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है, उबड़ खाबड़ व भूभागों पर भी सड़क बनाई जा सकती है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो याद रखिएगा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्य। तो याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी राज्य क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है। तो इसका आंसर होगा जिला परिषद को। तो याद रखिएगा जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद को है। क्वेश्चन नंबर 34 भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे 1853 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से नया परिवहन का साधन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। तो याद रखिए पाइपलाइन नया परिवहन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 37 की सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल परिवहन। तो याद रखिएगा जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो याद रखिएगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 39 है कि भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को है। इसका आंसर हो जाएगा बी केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। और अगला क्वेश्चन है कि 40 पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। तो याद रखिएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर बी सूचना प्रौद्योगिकी। तो भारत सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो इसी प्रश्न के साथ 41 प्रश्न टोटल समाप्त होते हैं इस चैप्टर का। तो इसी के साथ हमारा 7वां अध्याय कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ प्रश्न नए जानने के लिए मिला हो और कुछ प्रश्न का उत्तर आप जानते हो और कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वाला क्लास 9 जियोग्राफी का ऑल चैप्टर का MCQs। और क्लास 10 भूगोल से जो इम्पोर्टेंट MCQs बन रहे थे NCERT की तरफ से वो आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।